आज आपको भी लेट हो गई बच्चे की किस्मत। चलिए क्वेश्चन देखें, पहले इन दोनों को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को, और फिर आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, और फिर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव ऑफ 2024। Nawapur has 31st December financial year 1st January 2024 4 million shares हैं, there is no shares issue or other changes। मतलब 1124 को उसने 4 मिलियन शेयर दे दिए, कहता है साल के दौरान ना कोई शेयर इशू किया और ना ही शेयर्स में चेंज आया। शेयर में चेंज आता है तो फिर हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना है या नहीं लगाना। बेसिक ईपीएस रिपोर्टेड इन 2004, वो कहता है 20 मिलियन उसका प्रॉफिट था, 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर से, तो 5 रुपए एक शेयर की वैल्यू आ गई। इन अक्टूबर 2005 it was discovered that registry cost 1 million had been incorrectly charged as an expense in 2004। अक्टूबर में हमें ये पता चला कि 2024 या 14 के अंदर एक रजिस्ट्री कॉस्ट थी जिसको एक्सपेंस में लिखा गया। हमें पता है कि रजिस्ट्री कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। द प्रॉफिट 2000 शुड हैव बीन 2100,000। जाहिर सी बात है, वो कहता है कि पहले आपने प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है 20 मिलियन, कहता है तो प्रॉफिट शुड हैव बीन 21 मिलियन। अब जाहिर सी बात है, जब एक रजिस्ट्री कॉस्ट को कैपिटलाइज एक्सपेंस को वो एक्सपेंस में लिख देगा तो हमारा प्रॉफिट पहले से कम हो जाएगा। वो कम कितना आया था 20 मिलियन। कहता है वो जो अगर हम एक्सपेंस ना लिखते तो प्रॉफिट कितना होता, फिर एक्सपेंस हमारा कम होता तो प्रॉफिट 21 मिलियन होता। ये किसकी बात कह रहा है 2004। कहता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर 2025 24 मिलियन। अब जब भी कोई भी एरर आए तो सबसे पहले हम देख लें ये एरर किस साल का है। तो पीछे 2004 में एरर है, हम ये भी देखते हैं कि अगर ये हमारे इस साल को अफेक्ट करता तो इस साल के प्रॉफिट को भी हम चेंज करते, रीस्टेट करते। अगर अफेक्ट आता तो अगर डेप्रिसिएशन का रेट बताया होता ना और ये किसी एसेट की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती तो हम इसको डेप्रिशिएट भी करते, फिर क्योंकि एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होता है तो डेप्रिशिएट करते, तो फिर ये 2005 या 25 के प्रॉफिट को भी अफेक्ट करता। तो अभी उसने कुछ नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, ना ही नए नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे 4 मिलियन ही रहेंगे। तो हमने जो इस साल का बेसिक ईपीएस लेना है वो तो उसका जो प्रॉफिट है 24 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, हमारा आंसर 6 आ जाएगा। जो पिछले साल का है हम कहेंगे कि एक दो तरह से रीस्टेटमेंट होती है, एक बोनस इशू की वजह से मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर्स की वजह से, और दूसरा अगर कोई एरर आ जाए फिर, क्योंकि जो करंट ईयर होता है क्या उसको रीस्टेट करते हैं या नहीं करते। आप IAS 8 पढ़ चुके हो, करंट ईयर को रीस्टेट नहीं करते होते, करंट ईयर तो हम फाइंड कर रहे होते हैं। रीस्टेट उसको किया जाता है जिसको हम फाइनलाइज कर चुके थे, अब हमें बाद में पता चला तो उस रिपोर्ट को उस अकाउंट्स को रीस्टेट किया जाता है। होता क्या है, जैसे हम 2014 का ऑडिट कर चुके हैं, अब हम आ गए 2015 में और 2015 का ऑडिट कर रहे हैं। जब 2015 का ऑडिट कर रहे हैं हमें काफी सारे एरर मिले और चेंजेस इन एस्टिमेशन मिले या कुछ भी ऐसे बोनस इशू फैक्टर मिले, तो जो 2015 का काम कर रहे हैं ये तो अभी हम कर रहे हैं, ये हम सही कर देंगे। क्या ये पहले किया हुआ है, ये तो अब हम कर रहे हैं, इसको सही करके लिख देंगे, सही रिपोर्ट दे देंगे ऑडिट के ऊपर। बट जो पिछला साल है उसकी तो रिपोर्ट हो चुकी है फाइनल, और आज अगर हम एरर पता चलता है तो स्टैंडर्ड कहता है कि पिछले साल को रीस्टेट कर दो, जो लिखा हुआ है उसको चेंज करके सही करके लिख दो। तो हमें एरर का पता चला कि 2014 के अंदर या 24 के अंदर एक एक्सपेंस का इशू था। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे बोनस इशू फैक्टर नहीं भी है ना, हम पिछले साल का ईपीएस रीस्टेट कर देंगे और पिछले साल का सही प्रॉफिट फाइंड कर देंगे। शेयर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा तो 21 मिलियन को 4 मिलियन पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 5.25। उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है मुल्तान लिमिटेड
has a December financial year end, 1/4 को 4 मिलियन शेयर्स है और बेसिक ईपीएस है 5 मिलियन, 5 रुपए। फिर वो कहते हैं अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स 24 मिलियन 2025 का। फिर उसके बाद वो कहता है देयर इज नो शेयर इशू और अदर चेंज ड्यूरिंग 2004 and 5 या 24 and 25. However, ML made bonus issue 25% of 1 million on 15th Feb 2026 before finalization of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनलाइजेशन से पहले अगर बोनस इशू करेंगे, चाहे वो अगले साल का ही है, वो पिछले सालों को भी रीस्टेट कर देगा। तो ये जो बोनस इशू है वो हमारे ईपीएस को या हमारे नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट कर देगा, क्योंकि वो कहता है कि अगले 2026 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनलाइजेशन से पहले बोनस इशू हुए। तो अगर बोनस इशू हुए हैं तो आप देखें कि ये तो हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। अब हमारे पास जो 2025 का ईपीएस है वो 5 मिलियन। आपने इस चीज को देखने की भी जरूरत नहीं है, जो नीचे उसने तरीकाकार अपनाया है ना, वो डायरेक्ट आप 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 1 एक ही बात है। 5 बाय 4 और 1 एक ही बात है। क्वेश्चन ये देखे 25% है ना, तो बेसिकली ये हुआ ना 125 और 100, तो इसको 1.25 लेके दो या 5/4 लेके, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बोनस फैक्टर लगाते हैं ना या कोई भी एडजस्टमेंट फैक्टर लगाते हैं, अगले सालों का मेन बोनस ही होता है, बाकी कम ही होते हैं, तो हमने पिछले सालों पर भी ले लेना, ठीक है। तो देखना है कि वो फाइनलाइज हो गया या नहीं। हाँ, तो वो हो गई तो फिर इग्नोर कर देंगे, फिर अगले साल के इश्यू फैक्टर इग्नोर कर। चलिए जी, आज फिर हम चलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पैराग्राफ पढ़ने की हद तक तो बस इतना ही है। फिर उसके बाद डाइल्यूटेड ईपीएस का बेसिक मतलब क्या होता है? डाइल्यूट होना, कम होना। डाइल्यूट का बेसिकली मतलब होता है तहलील, हल हो जाना, खत्म हो जाना। होता यह है कि हमारे पास एक ईपीएस आ रहा होता है ना 5 रुपए, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से ये ईपीएस कम हो, तब हम बोलेंगे कि ईपीएस डाइल्यूट हो गया। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या मुराद है? देखिए, आपको अगर लगता है ना कि फ्यूचर के अंदर आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर, तो कहते हैं आप ऐसा करो कि आज ही उसका अफेक्ट शेयर होल्डर को बताओ। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि जैसे अगर किसी बंदे ने मरना है तो उसका पहले दिमाग बनाना शुरू कर दो, ताकि उसे तकलीफ कम हो। यानी मरने से मुराद ये है कि अगर किसी को कल को कोई परेशानी आती है ना, तो आप आज से माहौल बनाना शुरू कर दो कि उस परेशानी की इंस्टेंसिटी कम फील हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि आज ये शेयर होल्डर नहीं है, फ्यूचर में शेयर होल्डर बनेंगे। अब अगर फ्यूचर में शेयर होल्डर ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे ईपीएस पे कोई फर्क पड़ेगा? फ्यूचर में अगर हमारे शेयर होल्डर ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा ईपीएस कम होने के चांसेस हैं। और अगर आज के शेयर होल्डर को हमने ना बताया कि हमारा ईपीएस डिल्यूट हो सकता है और अचानक ईपीएस कम होगा, तो हो सकता है वो कहेंगे हमें इतना ईपीएस से फौरन इतना ईपीएस क्यों हो गया। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आज वो शेयर होल्डर नहीं है, फ्यूचर में बनेगी, उसकी वजह से हमारा आज का ईपीएस इतना कम हो सकता है या कम हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर फ्यूचर में शेयर होल्डर बनने से हमारा ईपीएस कम नहीं होता इन केस, तो हम कहेंगे ये एंटी डाइल्यूटेड है। मिसाल के तौर पर आज हमारी अर्निंग 5 रुपए है और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2, तो हमारा ईपीएस कितना आ जाएगा? 2.5। कल को हमें लगता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, वो 2 की बजाय 4 हो जाएंगे, तो हमारा जो ईपीएस है वो चेंज हो जाएगा।
तो बिल्कुल ऐसे ही डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या मतलब होता है, अब एक होता है, पहले एक टर्म सीख लें, पोटेंशियल शेयर होल्डर। पोटेंशियल शेयर होल्डर expected to become shareholder, expected to become ordinary shareholder, future, expected to become ordinary shareholder in future। मतलब वो आज शेयर होल्डर नहीं है, वो आज शेयर होल्डर नहीं है, बट फ्यूचर में शेयर होल्डर बन सकते हैं। अब अगर वो फ्यूचर में शेयर होल्डर बन सकते हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसकी वजह से इश्यू भी आएगा। एक्सपेक्टेड टू बिकम शेयर होल्डर इन फ्यूचर। अब ये कौन से शेयर होल्डर होते हैं? अच्छा, इनकी वजह से ना, क्योंकि आज तो है नहीं ये शेयर होल्डर, बनेंगे तो ये फ्यूचर के अंदर ही, तो याद रखें जो पोटेंशियल शेयर होल्डर की वजह से ना बेसिक ईपीएस पे कोई फर्क नहीं आएगा। बेसिक ईपीएस आप नॉर्मल मैनर पे फाइंड करोगे, सोचोगे नहीं कि ये इसकी वजह से बेसिक ईपीएस भी चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा तो डाइल्यूटेड है सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस के, तो ये दोनों अलग अलग है। बेसिक ईपीएस की वजह से डाइल्यूटेड पे कोई फर्क नहीं आएगा और डाइल्यूटेड की वजह से बेसिक पे कोई फर्क नहीं। तो आपने करना क्या है कि ये कौन कौन से ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो फ्यूचर में शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो एक लफ्ज आप सीखोगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं कि जिनकी करंट पोजीशन प्रेफरेंस शेयर्स की है, बट उनके पास ऑप्शन है, उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि फ्यूचर के अंदर अगर वो इन प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो आज क्या है, जो इशू किस स्टेटस पे हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की स्टेटस पे इशू वो प्रेफरेंस शेयर्स हुए हैं, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद अगर आप चाहो, एग्रीमेंट में लिखा होगा कन्वर्जन डेट और कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन डेट भी पहले से लिखी होगी, कन्वर्जन डेट भी और कन्वर्जन रेट भी। कन्वर्जन डेट से मुराद है फ्यूचर में किस दिन आपने कन्वर्ट करवाने हैं, और कन्वर्जन रेट से मुराद है कि एक प्रेफरेंस शेयर्स के बदले कितने आपको ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि ईपीएस में तो आती ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो आज ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो क्या आज ईपीएस में काउंट होंगे, क्योंकि ईपीएस में तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं। कल को ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अगर बनते हैं तो हमारे ईपीएस पे फर्क आए। तो कहते हैं पहले तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जो अभी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की ऑप्शन है उनके पास, चाहे तो बन जाए चाहे तो ना बने। तो इसका मतलब है ये हमारे फ्यूचर में ईपीएस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आज ही हमें अपने बुक्स के अंदर दिखाना पड़ेगा कि अगर ये शेयर होल्डर बनते हैं तो हमारा ईपीएस कितना डाइल्यूट हो सकता है, कितना डाइल्यूट ईपीएस हो सकता है। अब क्या ऐसा है कि डाइल्यूट ही ना हो सकता है, उसे फिर क्या बोलेंगे, एंटी डाइल्यूटेड। अब पहले तो इसकी बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स, आज वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कल को ये अगर हमारे शेयर होल्डर बनते हैं तो हमारी 3 चीजें चेंज होगी। नंबर 1 अर्निंग, मतलब कि प्रॉफिट। नंबर 2 नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर 3 ईपीएस। अगर ये शेयर होल्डर हमारे शेयर होल्डर बनेंगे फ्यूचर में तो हमारी 3 चीजें चेंज हो जाएंगी।
एक हमारी अर्निंग चेंज होगी, एक हमारे नंबर ऑफ शेयर चेंज होंगे और दूसरा हमारी ईपीएस भी चेंज होगा। जाहिर सी बात है, अर्निंग चेंज हो रही है, नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गए हैं तो ईपीएस भी चेंज होगा। तो जब अर्निंग कैसे चेंज होगी, कैसे पता चले? आज वो क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो आज जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप लोगों ने डिविडेंड देते हो, अर्निंग में से माइनस करते हो या नहीं? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनका डिविडेंड अर्निंग में से माइनस का देते हैं। रिडीमेबल का या इररिडीमेबल का? दोनों का माइनस करते हैं। एक हो चुका होता है, एक हम करते हैं, करने दोनों होते हैं। रिडीमेबल का माइनस हो चुका होता है और इररिडीमेबल का हम माइनस करते हैं। तो जो अर्निंग पड़ी होती है ना, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस करते हैं। अगर हो चुका है, जैसे कि रिडीमेबल का, तो ओके, इररिडीमेबल का नहीं होता, हम माइनस कर देते। अब वो वाले शेयर होल्डर हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं। अब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, क्या बनने जा रहे हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो जो आप अर्निंग में से माइनस करते थे डिविडेंड, क्या फिर भी माइनस करोगे? इसका मतलब है आपकी अर्निंग इस कन्वर्जन की वजह से कम होगी या ज्यादा? कम होगी या ज्यादा? ज्यादा हो जाएगी। हमारी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। जो डिविडेंड माइनस करना था वो अब माइनस नहीं होगा। चाहे वो पहले हो चुका था, उसको भी वापस फिर ऐड बैक कर देंगे। और अगर नेट यानी जो माइनस हम करते हैं वो आप माइनस नहीं करेंगे फिर। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्ट होते हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, तो वो जो डिविडेंड माइनस करते होते हैं वो आप माइनस तो नहीं माइनस करेंगे, तो अर्निंग पहले से ज्यादा हो जाएगी। और नंबर ऑफ शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है, तो वो भी इंक्रीज हो। फिर इसका ईपीएस जो फाइंड करेंगे वो इंक्रीमेंटल, इस इंक्रीज अर्निंग को इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि कितनी अर्निंग में इजाफा, ईपीएस में इजाफा, अर्निंग में भी इजाफा होगा और नंबर ऑफ शेयर में भी इजाफा होगा और ईपीएस में भी इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा वो हम अभी क्वेश्चन करके देखते। तो अब थोड़ा सा इसको वापस करते हैं कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो अभी तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं बट इन फ्यूचर वो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक होगी बात? अब अगर हम देखें, एक क्वेश्चन करते हैं। जब वो जो बाकी क्लासेस के बच्चे ने आना है ना, किसी और क्लास के आए हुए आने दे। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? सपोज दैट हमें लिखते हैं जी नेट प्रॉफिट हमारे पास है रुपीज 200,000, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 1,00,000, नंबर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिख लेते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100,000 at the rate of 20%. Find basic EPS and diluted EPS. बेसिक ईपीएस और diluted EPS। अब इसको जरा देखते हैं और नीचे लिख लें टैक्स रेट इज 30%। टैक्स रेट इज 30%।
और यहां पर नोट भी लिख ले, नो इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब अगर आप टैक्स रेट गिवन भी होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के ऊपर आता है इफेक्ट, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर नहीं आएगा, कैलकुलेशन के अंदर नहीं आएगा। वो जो टैक्स वाले होंगे उनका वो जो एफटीआर में चला जाता है 15% के हिसाब से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये उधर ही जाएगा। अकाउंट्स के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं होता। अब जरा ध्यान से सुननी है बात, क्योंकि ये पहला सवाल है, और वैसे तो ये आज भी हम खत्म करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हम आज 2 केस पढ़ लेते हैं, तो कल हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस खत्म हो जाएगा और मंडे से हम फिर इसके पास पेपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आपके पास 2 लाख है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 1 लाख है, और 1 लाख ही प्रेफरेंस शेयर्स है एट द रेट ऑफ 20%, और टैक्स रेट आपके पास है 30%। सबसे पहले बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस का फार्मूला क्या है? अर्निंग डिवाइडेड बाय शेयर्स। ये आपके पास अर्निंग है, ये आपके पास शेयर्स है। अर्निंग लिखते वक्त क्या सोचना है? क्या इसमें से कुछ प्लस माइनस तो नहीं करना? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 20% गिवन है, तो क्या इसका डिविडेंड माइनस करेंगे या नहीं? डिविडेंड माइनस करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हुआ है। तो बेसिक ईपीएस, अभी मैं बेसिक ईपीएस की बात कर रहा हूं। बेसिक ईपीएस आपने सोचना है, उसके ऊपर कोई पोटेंशियल शेयर होल्डर का नहीं इफेक्ट आएगा। ये ना नंबर ऑफ कन्वर्टेबल, ये लिखे जरा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्ट into 5 shares for rupees 100 each in future। ये लिख लें, क्योंकि ये कन्वर्टेबल लिखने थे हमने। नंबर ऑफ कन्वर्टेबल redeemable preference shares 100,000 at the rate of 20%, and convert into 5 shares of rupees 100 each in future। कि वो फ्यूचर में हर 100 रुपए के बदले कितने शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे? 5 शेयर्स के अंदर। ठीक होगी बात? और बल्कि 5 की बजाय ज्यादा शेयर दे रहे हैं, ये कर ले 3। हर 100 रुपए के बदले कितने नंबर ऑफ शेयर दे देंगे? 3। अब सबसे पहले तो बेसिक ईपीएस फाइंड करते हैं। बेसिक ईपीएस का फार्मूला क्या है? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर। तो अर्निंग हमारे पास 200,000 है, डिवाइडेड बाय 100,000। हमने कुछ माइनस नहीं करना, क्योंकि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस। तो कितना आ जाएगा? ओके की बात। अब अगली बात आ जाती है कि डाइल्यूटेड ईपीएस पे चलते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस जब भी फाइंड करना है, आपने पहले 3 वर्किंग करनी: इंक्रीमेंटल अर्निंग, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स और इंक्रीमेंटल ईपीएस। ये फाइंड करना करते हैं। इंक्रीमेंटल अर्निंग जी, आपने जो कितना ईपीएस उसका डिविडेंड जा रहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर का? ₹20,000। ₹20,000 कितना ईपीएस जा रहा था? ₹20,000। अब ये जो 20,000 है, इसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना। 20,000 के ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना।
इंक्रीमेंटल अर्निंग से मुराद यह है कि अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अब खत्म हो जाए, रिडीमेबल प्रेफरेंस वो बन जाए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, तो क्या ये जो 20,000 हमने फाइनेंस कॉस्ट में लिखा होगा या अब भी लिखेंगे? अब तो वो प्रेफरेंस शेयर ही नहीं बनेंगे, तो वो जो 20,000 माइनस करेंगे वो अब माइनस, मतलब अब वो 20,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अर्निंग बढ़ जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, हर 100 रुपए के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे आपको? 3। तो पहले ये बात याद रखनी है, अगर वो रुपीस के बदले नंबर ऑफ शेयर दे तो यहां रुपीस लिखेंगे, अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स के बदले शेयर दे तो यहां नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे। वो कहता है ना हर 100 रुपए के बदले, तो ये अमाउंट लिखकर मल्टीप्लाइड बाय 3/100। देखिए ना, 1,00,000 को 100 पे डिवाइड करेंगे, पता है हमारे पास क्या आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ 100 है, और हर 100 रुपए के बदले 3 शेयर, तो 100 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय 3। बस बात ये है, ये याद रखना है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है और ये जो अमाउंट होती है ना, ये एक यूनिट में होने चाहिए। यूनिट से मुराद ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है। अगर नीचे नंबर ऑफ शेयर्स होते तो वहां पर भी नंबर ऑफ शेयर्स लेते, क्योंकि आप तो 1,00,000 रुपया रुपीज में ले लिया ना, तो कल को वो कभी कहेगा कि हर 3 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले 2 ऑर्डिनरी शेयर्स देने हैं, तो फिर तो नंबर ऑफ शेयर्स का होता। ऐसा भी सवाल आएगा, उसको भी देखेंगे। तो अभी हमने क्या किया, वो कहता है हर 100 रुपए के बदले 3 शेयर देने, तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स की अमाउंट को 3/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए? 3,000। इंक्रीमेंटल ईपीएस 20,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 6.67। क्या हमारा ईपीएस डिल्यूट हुआ या नहीं? पहले हमारा बेसिक ईपीएस कितना है? 2, और हमारे पास इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना आ गया? 6। तो क्या हमारा ईपीएस डिल्यूट हुआ या नहीं? नहीं हुआ। डिल्यूट का मतलब होता है कम होना, हमारा तो ज्यादा हो गया है, तो इसे यहां पर क्या लिखेंगे? एंटी डिल्यूटेड। क्या लिखेंगे? एंटी डिल्यूटेड। ओके होगी बात? चले जी, लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कभी जिंदगी में आपको लगे कि आपका जो ईपीएस है वो डिल्यूट हुआ ही नहीं है, तो आप भला कैसे आंसर देना? बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू डिल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू 2। फिर बेसिक ही डिल्यूटेड होगा, बेसिक भी वही होगा, डाइल्यूटेड भी वही होगा। अगर कभी जिंदगी में आपको लगे कि आपका ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रहा, तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस आर द सेम। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं डाइल्यूट तो हो ही नहीं रहा, तो हम डाइल्यूटेड ईपीएस है ही नहीं। तो अगर डाइल्यूटेड नहीं है तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों सेम है। तो लिखना जरूर है, अगर डाइल्यूट नहीं हुआ तो आपने क्या लिखना है? बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस सेम है, और अगर है तो फिर बेसिक जो है वो बेसिक में लिखेंगे, जो डिल्यूटेड में है वो डिल्यूटेड। ठीक है, तो ये तो पहला सवाल है। इसका एक और सवाल करते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। हाँ जी, हमारे पास नेट प्रॉफिट लिखे जरा। ₹400,000 और 2 लाख लिख ले।
convertible, irredeemable, preference shares लिख लें 1 लाख, एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ₹40,000। ठीक है, P shares converted into कितने शेयर, 2 शेयर्स कर लेते हैं, फॉर एवरी फाइव शेयर्स। अगर 10 करते हैं तो 20,000 बनेंगे, और अगर 5 करते हैं तो इसको 5 पे डिवाइड करके 2/5 करो जरा, कितना बनता है? 1 लाख का 2/5 40,000, और 1 लाख का कर दें आप फिर 2/4 कर दें, वो कितना आता है? 50,000। 2/4 कर दें फॉर एवरी 4 शेयर्स, या 1 शेयर हर 2 के बदले, या 2 शेयर हर 4 के बदले, ताकि एंटी डिल्यूटेड की प्रैक्टिस हो जाए। टैक्स रेट तो लिखने की भी जरूरत नहीं। यहां पर सबसे पहले जो आए तो पहले तो बेसिक ईपीएस बताए ना, बेसिक ईपीएस हाँ जी, 2 लाख माइनस 40,000, 2 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। आपने इस तरह से लिखना ताकि ना आप लोगों को ये इस तरह कंप्लीट करने के बाद ऐसे तो 4 लाख नहीं है, 4 लाख आएगा ना, 2 लाख 4 लाख, 2 लाख तो नंबर ऑफ, 2 लाख तो नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ जी, 4 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 200,000, ये कितना आएगा? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 200,000 1.8। ये तो सिंपल वही उसी तरह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फाइंड करेंगे, उसी तरह सारा पैटर्न वही होना है। अब आ जाए हम फाइंड करते हैं इंक्रीमेंटल अर्निंग, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स और इंक्रीमेंटल ईपीएस। ये वर्किंग में करेंगे। हाँ जी, इंक्रीमेंटल अर्निंग कितनी होगी? इंक्रीमेंटल अर्निंग बताएं कितनी होगी? 40,000। वो 40,000 ही उसका डिविडेंड है ना। अब वो जो डिविडेंड है जो पहले माइनस कर रहे थे अब नहीं करेंगे क्योंकि वो खत्म हो गया। इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने आ जाएंगे? 1 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2/4 कितना आ जाएंगे? 50। इंक्रीमेंटल ईपीएस, इंक्रीमेंटल ईपीएस वाला कैसे फाइंड करेंगे? इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 40,000 को 50,000 पे डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 0.8। अब यहां इसको कंपेयर करेंगे, अपने बेसिक ईपीएस को कंपेयर करेंगे, क्या डाइल्यूटेड ईपीएस होगा या नहीं?
होगा, ये डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं है, ये बता रहा है कि डाइल्यूट होगा। अगर आपका इंक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल ईपीएस है, अगर आपका इंक्रीमेंटल ईपीएस आपके बेसिक ईपीएस से कम आ जाए तो डाइल्यूट होगा, और अगर ज्यादा आ जाए तो एंटी डाइल्यूटेड होगा, और फिर बेसिक ईपीएस ही डाइल्यूटेड बन जाएगा। तो इसमें अब आपका डाइल्यूट होगा, तो हम लिखेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। वो तरीकाकार देख ले, ये जो आपने बेसिक ईपीएस की अर्निंग फाइंड की थी, अर्निंग में इंक्रीमेंटल अर्निंग ऐड कर देना ओवर ये जो नंबर ऑफ शेयर फाइंड किए थे बेसिक ईपीएस के अंदर, उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर देना। मतलब बेसिक ईपीएस की अर्निंग में इंक्रीमेंटल अर्निंग ऐड, नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर ऐड, तो आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस है। क्या नहीं, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग में इंक्रीमेंटल अर्निंग और नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक होगी बात। तो अब 3,60,000 में 40,000 ऐड किया, वो तो हो गया 4 लाख पूरा। 2 लाख में 50,000 ऐड किया, वो हो गया 2,50,000। इसको आपस में डिवाइड किया तो ईपीएस कितना आ गया 1. और आप ये देख लें कि जो बेसिक ईपीएस है वो 1.8 है और जो डाइल्यूटेड ईपीएस है 1.6 है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ जाए, वो फिर डाइल्यूट कैसे होगा। डाइल्यूट का तो मतलब क्या होता है, कम होना। बात समझ लगी, ये हो जाएगा अब सवाल। ये था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या था, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक होगी बात। नेक्स्ट एक और छोटा सा केस पढ़ते हैं, दूसरा केस, केस नंबर 2। सेम है, सिर्फ टैक्स का इफेक्ट आ रहा है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, पहली तो बात है बॉन्ड्स कहते हैं किसे है, टाइप ऑफ लोन है। क्या है ये, टाइप ऑफ लोन। लेकिन जिसको आपने वो बॉन्ड्स दिए हैं ना, उसको ये कहा है कि अब फ्यूचर के अंदर अगर आप इसको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो करवा लेना। कन्वर्टेबल बॉन्ड उसे कहते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, आज प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या हो गए, आज वो बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर्स ये एक ही बात है। आज वो बॉन्ड्स हैं, कल को वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो अगर आज वो लोन है या बॉन्ड्स हैं तो हमारे प्रॉफिट में से उसका इंटरेस्ट माइनस हो रहा होगा, फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो रही होगी। कल को अगर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाएंगे तो वो जो इंटरेस्ट आएगा, क्या उनको तब भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अब तो वो लोन रहा ही नहीं, वो लोन तो खत्म हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। एक, जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इफ कन्वर्ट, तो एक अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, बट नेट ऑफ टैक्स, अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी नेट ऑफ टैक्स। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं, मैं प्रेफरेंस शेयर बोल रहा हूं, रिडीमेबल ये रिडीमेबल की बात नहीं कर रहा, दोनों, चाहे रिडीमेबल हूं चाहे इरिडीमेबल हूं। लेकिन यहां पर कन्वर्टेबल बॉन्ड या कन्वर्टेबल डिबेंचर आ जाए तो आपने जो अर्निंग लेनी है वो कौन सी लेनी है, नेट ऑफ टैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और हमारा ईपीएस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें अगर फर्क है, बाकी सेम पैटर्न है, अगर फर्क है तो क्या है, नेट ऑफ टैक्स। पहले वैसे ही माइनस हो चुका होता है पहले, अब जब भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो इसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो चुकी होती है।
फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो चुकी होती है। ठीक होगी बात। अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास अगर नेट प्रॉफिट है 4 लाख, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है 4 लाख, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 2 लाख, हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पड़े हुए हैं 2 मिलियन के एट द रेट ऑफ 10%। 2 मिलियन ज्यादा हो जाएगा, एक जीरो कम कर दे, 200,000 कर दे, बस मैं आया। नेट प्रॉफिट 4 लाख, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 2 लाख, कन्वर्टेबल बॉन्ड 2 लाख एट द रेट ऑफ 10%। कन्वर्टेबल है ना, तो क्या किस रेशियो से कन्वर्ट होंगे? वो कहता है कन्वर्टेबल इनटू कन्वर्टेड इनटू, अगर हम इसको 2000 बच जाएगा और 40 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ₹100। हर 100 रुपए के बदले कितने बन रहे हैं? ये 2 लाख को 40 पे 100 पे डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या कि कन्वर्टेड इनटू 40 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ₹1, मतलब हर 100 रुपए के बदले हम 40 नए शेयर्स दे देंगे। ठीक होगी बात। टैक्स रेट इज 25%। ये हमारे पास सवाल है। अब सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे, क्योंकि बेसिक ईपीएस फाइंड करना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा डाइल्यूटेड है या नहीं है। तो पहले तो बेसिक ईपीएस फाइंड कर लो ना। बेसिक ईपीएस क्या आएगा जी? 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है डाइल्यूटेड ईपीएस पे चलते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए क्या वर्किंग चाहिए हमें? पहले इंक्रीमेंटल अर्निंग। इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या है? इंक्रीमेंटल अर्निंग कैसे फाइंड करेंगे? कितना इंटरेस्ट उसका बनता है? 2 लाख का 10%, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 75% नेट ऑफ टैक्स, मतलब 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 25% है ना, तो 1 माइनस 25% करेंगे तो बनेगा 0.75। तो कितनी इंक्रीमेंटल अर्निंग आ गई? 15,000। ये बात याद रहेगी। प्रेफरेंस डिविडेंड को, मतलब डिविडेंड कोई भी हो उस पर टैक्स अप्लाई नहीं करते। बॉन्ड्स डिबेंचर होंगे तो उसके ऊपर नेट ऑफ टैक्स लेते हैं अगर टैक्स गिवन है तो। उसके बाद इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, वो कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास टोटल 2 लाख है, हर 100 के बदले कितने शेयर दे रहे हो? 40, 80,000। आपका इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना आ जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 19। तो मुझे बताएं ये ईपीएस डाइल्यूट हो रहा है या नहीं? क्योंकि आपका बेसिक ईपीएस कितना है? 2 और इंक्रीमेंटल कितना है? 0.19। इसका मतलब है ईपीएस डाइल्यूट हो रहा है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला बताएं जरा। अर्निंग में अर्निंग एड
नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स ऐड, अर्निंग में इंक्रीमेंटल अर्निंग ऐड, नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स ऐड। तो डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा हमारे पास, अर्निंग कितनी है हमारे पास 4 लाख, अर्निंग में इंक्रीमेंटल अर्निंग ऐड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास 2 लाख थे पहले, और इंक्रीमेंटल 80 है 1.4। ओके की बात, डाइल्यूटेड ईपीएस में लग गया पूरी तरह से। चलिए जो आपने करना है ना कल, सिर्फ ये एक पैराग्राफ पढ़ना है, इसमें पोटेंशियल शेयर होल्डर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स करवाए। तो आपने ये डाइल्यूटेड ईपीएस की डेफिनेशन लाजमी पढ़नी है, एग्जांपल नंबर 16 करनी है, फिर एंटी डाइल्यूटेड के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आपका जो इंक्रीमेंटल ईपीएस है वो कम ना हो बेसिक ईपीएस से, फिर आपने एग्जांपल नंबर 17 करनी है, फिर उसके बाद आपने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में आ जाए, फिर ये उसने अर्निंग के बारे में, ये बात वो जो बातें हैं पढ़ना जरूर है, अच्छा होता है, बता फ्रेश हो जाता है। 18 एग्जांपल कर लेनी है आपने, 19 एग्जांपल कर लेनी है, 19 तक कर लेनी है, मतलब 16 से 19 तक। इसमें अगर कोई मसले आएंगे तो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।